हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 14 डेज एंड नाइट मूवी को, जिसमें हमें दिखाया गया है कि अगर 40 दिन तक लगातार बारिश होती रही तो हमारी धरती का क्या हाल होगा, हम सबके साथ क्या होगा। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम कुछ यंग लड़के और लड़कियों को देखते हैं जो कि सहारा रेगिस्तान में घूमने और फोटो शूट करने के लिए आए हुए थे। ये लोग खूब मस्ती में होते हैं और अपनी गाड़ी को गोल गोल घुमाते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी ये लोग आगे देखते हैं कि मौसम बहुत खराब लग रहा है और बारिश होने वाली है। तभी उनमें से एक लड़की डरते हुए कहती है कि ये क्या, रेगिस्तान में बारिश। तो उसका एक दोस्त कहता है कि डरो नहीं, ये नॉर्मल होगा। उसके बाद ये लोग फिर से अपनी गाड़ी को चलाते हुए आगे बढ़ते हैं और तभी ये लोग देखते हैं कि सामने से पानी की धार बहुत तेजी से इनकी तरफ बढ़ रहा है। अब ये देखकर ये सभी एकदम घबरा जाते हैं और अपनी गाड़ी को घुमाकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वो पानी का बहाव इन्हें अपने अंदर समा लेता है और कुछ ही देर में ये सहारा रेगिस्तान एक समंदर में बदल जाता है। उसके बाद हमें अर्थ पर उन जगह का सीन दिखाया जाता है जो कि बारिश और तूफान से पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था और बैकग्राउंड से हमें एक आवाज सुनाई देती है जिसमें कोई कहता है कि 40 दिन की लगातार तेज बारिश से इस धरती पर एक ऐसा तूफान आएगा कि इंसान और इंसान की बनाई हुई हर चीज को तबाह कर देगा और अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये तूफान भारत, चीन और जापान को तबाह करके आगे बढ़ रहा है। लोग इस तूफान से बचने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन इस बार धरती का अंत तय है क्योंकि बाइबल में लिखा है कि धरती का अंत पानी से होगा। अब हम रॉकी माउंटेन पर एक रिसर्च सेंटर हनले को देखते हैं जहां पर कुछ साइंटिस्ट एक पनडुब्बी बनाने में लगे हुए थे। वहीं पर हम एक जॉन नाम के आदमी को देखते हैं जो कि कुछ काम कर रहा होता है और उसके साथ उसका एक असिस्टेंट भी होता है, उसका नाम फ्रीमन होता है। अब जब जॉन खड़ा होकर कुछ सोच रहा होता है तभी उसकी वाइफ टेसा उसके पास आकर उसका आंख बंद कर देती है। तो जॉन उससे कहता है कि टेसा, ये मजाक का वक्त नहीं है। तो वो कहती है कि तुम इतने स्ट्रेस लग रहे हैं कि यही मजाक का वक्त है। वो कहती है कि चलो मेरे साथ। तो जॉन कहता है कहाँ, मुझे काम है। जिस पर टेसा कहती है कि तुम्हें अपनी पत्नी के लिए 15 मिनट का भी टाइम नहीं है। तो जॉन उसके साथ चला जाता है। ये दोनों लंच पर जाते हैं रिसर्च सेंटर के छत पर। अब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी सामने इन्हें काले बादल दिखाई देते हैं और बारिश होने लगता है। ये देख ये लोग घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, बारिश और तूफान तो एक हफ्ता बाद आने वाली थी। अब ये लोग अंदर चले आते हैं। यहीं पर इनका हेड एडमिरल होता है जो सबको इस बारिश और तूफान के बारे में समझा रहा होता है कि ये तूफान 5 हफ्तों में सब कुछ तबाह कर देगा और ये रुकने वाला नहीं है। इसके बाद हम एक पुल का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ गाड़ियाँ लगी हुई थी, वो लोग जाम में फंसे थे। तभी एक आदमी जबरदस्ती दूसरी साइड से अपनी गाड़ी निकालकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और सभी लोग उसके पीछे जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ सुनामी आ जाता है और सभी लोग पुल सहित डूब जाते हैं। अब हम पहाड़ों से गुजरते हुए एक ट्रेन को देखते हैं जिसमें बहुत सारे डीएनए सैंपल्स रखे हुए थे। तभी वहाँ पर लैंडस्लाइड हो जाता है और रास्ता बंद हो जाता है। इधर टेसा को इस बात की खबर मिलती है तो वो आके एडमिरल से बताती है कि लैंडस्लाइड के कारण ट्रेन फंस गई है। अब हमें डीएनए सैंपल्स कैसे मिलेगा। तो टेसा वहाँ जाने के लिए रेडी होती है, जिस पर एडमिरल कहता है कि आपका सही सलामत रहना बहुत जरूरी है, जाइए और जल्द से जल्द वापस आइए। उसके बाद टेसा और एक लड़की लेइन ये दोनों सैंपल्स लाने के लिए निकल जाती है। इधर फ्रीमन मौका देखकर अपनी गर्लफ्रेंड अमेंडा के पास कॉल करता है और उसे सेंट लुइस में बुला लेता है और कहते हैं कि ये तूफान रुकने वाला नहीं है, तुम वहाँ जल्दी से आ जाओ। उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड सबको इस बारे में बता देती है और सेंट लुइस के लिए निकल जाती है। रास्ते में बहुत ट्रैफिक था इसलिए ये लोग बोट से आगे जाने लगते हैं और तभी वहाँ सुनामी आ जाता है। फिर हम इधर टेसा और लेन को देखते हैं जो उस ट्रेन में उतरकर सैंपल्स को इकट्ठा कर रही थी। टेसा बताती है कि हमें सबसे ज्यादा जरूरत मधुमक्खियों की है क्योंकि सबसे ज्यादा फूड सप्लाई उन्हीं के कारण मिलता है। इधर इनका एक पायलट कहता है कि प्लेन को जल्दी स्टार्ट करो क्योंकि सामने से साइक्लोन आ रहा था। ये लोग कॉल करके टेसा और लेन को भी बुला लेते हैं और वो लोग आकर किसी तरह वापस से प्लेन में चढ़ जाती है। इसी दौरान टेसा के हाथ से एक कैप्सूल नीचे गिर जाता है जिसमें बहुत सारे जरूरी सैंपल्स थे। इधर हम रिसर्च सेंटर में जॉन और एडमिरल को देखते हैं। ये लोग सबमरीन बनाने के काम में लगे थे। इनके पास एक डिवाइस की कमी थी, बस उसके कारण ही सबमरीन बन नहीं पा रहा था।
तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि किसी दूसरे रिसर्च सेंटर में जाकर वो डिवाइस लाएंगे। उसके बाद जॉन और एक आदमी दूसरे रिसर्च सेंटर की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ पर हर जगह सिक्योरिटी कोड लगा हुआ था, लेकिन जॉन आइडिया लगाकर डोर खोल देता है और ये लोग किसी तरह उस डिवाइस को लेने में कामयाब हो जाते हैं। इधर हम अमेंडा को देखते हैं जो सेंट लुइस के लिए जा रही थी। तभी वहाँ की जमीन फटने लगती है और अमेंडा वहाँ लटक जाती है और हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। तो उसके साथ जो उसकी फ्रेंड होती है वो आके उसे पकड़ लेती है। इस तरह उसकी जान बच जाती है। अब यहाँ पर कुछ और लोग आ जाते हैं और अमेंडा इन्हें भी अपने साथ ले लेती है। इधर टेसा और लेन वापस रिसर्च सेंटर पहुंच जाती है और एडमिरल को बताती है कि हम जरूरत की हर चीज नहीं ला पाए। एक्चुअल में ये लोग सारे जीव जंतु और इंसेक्ट्स की सैंपल इकट्ठा कर रहे होते हैं, क्योंकि इन्हें पता था कि दुनिया खत्म होने वाली है और न्यू जनरेशन के लिए इन्हें सारे जीव के सैंपल्स चाहिए थे। इधर अमेंडा बहुत सारे लोगों के साथ सेंट लुइस पहुंच जाती है और जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर पानी की बहुत तेज लहरें आती है और इन सब को अंदर जाने से पहले ही बहा ले जाती है। 16 दिन गुजर जाते हैं। एडमिरल जॉन के पास आता है और कहता है कि मुझे फिर से टेसा को मधुमक्खी का सैंपल लाने के लिए भेजना पड़ा। तो जॉन इस बात से थोड़ा नाराज हो जाता है। उसके बाद हम टेसा और लेन को देखते हैं जो कि गुफा में मधुमक्खियों को ढूंढ रही थी। इन्हें एक जगह पर मधुमक्खियां मिल भी जाती है और जैसे ही लेन उन्हें पकड़ने के लिए ऊपर चढ़ती है कि वो गुफा हिलने लगता है और सारी मधुमक्खियां वहां से उड़कर भागने लगती है। इसलिए ये दोनों भी जल्दी से उस गुफा से बाहर आ जाती हैं और प्लेन में चढ़ जाती हैं। लेकिन तूफान की वजह से इनके दोनों पायलट उसी में बह जाते हैं। उसके बाद लेन जैसे तैसे प्लेन को उड़ाती है। अब टेसा बहुत उदास थी कि इनके 2 पायलट भी मारे गए और सैंपल भी नहीं मिला। तभी लेन अपनी जेब से मधुमक्खियों को निकालती है, जिसे देखकर टेसा बहुत खुश हो जाती है कि चलो ये लोग कामयाब तो हुई। अब इधर एडमिरल को पता चल जाता है कि फ्रीमन ने अपनी गर्लफ्रेंड को सेंट लुइस बुलाया था और वो 1000 आदमियों को अपने साथ लेकर आई थी। वो फ्रीमन के पास जाता है और उसे रिसर्च सेंटर से बाहर निकाल देता है और कहता है कि जाओ तुम भी अपनी किस्मत आजमाओ। इधर लेन टेसा से कहती है कि हम लैंड नहीं कर सकते क्योंकि रनवे में पानी भर गया है, इसलिए हमें प्लेन से कूदना होगा। अब ये बात सुनकर टेसा डर जाती है कि वो कैसे कूदेगी। फिर लेन उसे कैसे भी मना लेती है और कहती है कि हम पैराशूट के जरिए आराम से नीचे उतर सकते हैं। अब रिसर्च सेंटर में सबको पता चलता है कि डेनवर पानी में डूब गया है, जिसमें इनके कुछ फैमिली के लोग थे। इस बात से मैडी काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। इधर जब टेसा और लेन आ रही होती है तभी कुछ क्रिमिनल्स इनका रास्ता रोक लेते हैं और इन्हें छेड़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और इन दोनों को बचा लेते हैं, जिसके कारण टेसा इन सबको भी अपने साथ ले जाती है। जब ये लोग रिसर्च सेंटर पहुँचते हैं तो एडमिरल सबको अंदर नहीं आने देता है, लेकिन टेसा उसे समझाती है कि देखो इन लोगों ने ही हमें बचाया है, यानी सबको बचाया है। इसलिए एडमिरल मान जाता है तो सबको अंदर आने देता है। अब इन लोगों का सबमरीन पूरी तरह से लॉन्च करने के लिए तैयार था, लेकिन सभी लोग उसके अंदर गए नहीं थे। तभी वहाँ पर अलर्ट अलार्म बजने लगता है। इसका मतलब पानी रिसर्च सेंटर तक पहुँच गया था और ये लोग डूबने वाले थे। इसीलिए जल्दी जल्दी सभी लोग सबमरीन के अंदर जाने लगते हैं और अब उसे लॉन्च कर दिया जाता है, लेकिन एडमिरल इनके साथ नहीं आ पाता। जॉन को लग रहा था कि टेसा भी वापस नहीं आई, इसलिए वो उदास था, लेकिन जब वो टेसा को देखता है तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब ये लोग आगे जा ही रहे होते हैं कि इनके सामने एक पहाड़ आ जाता है और इनका सबमरीन उसे टकराकर डैमेज हो जाता है और टरबाइन भी खुल नहीं रहा था, इसलिए 3 लोग ऊपर जाते हैं टरबाइन को स्टार्ट करने के लिए। वो लोग बड़ी मुश्किल से उसे स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो इनका एक साथी नहीं था। वो टरबाइन को बनाते वक्त मारा गया था और लेन भी बेहोश हो गई थी, उसे चोट आई थी। अब ये लोग अंदर आ जाते हैं। कुछ देर बाद लेन को होश भी आ जाता है, तो ये लोग खुश हो जाते हैं और बातें कर ही रहे थे कि अचानक से इनका सबमरीन इधर उधर हिलने डुलने लगता है। तो ये लोग कैप्टन के पास जाते हैं, जहाँ पर इन्हें पता चलता है कि ये लोग पहाड़ों के बीच में फंस गए हैं और आगे नहीं निकल पा रहे हैं। तो मैडी इन्हें बताती है कि यहाँ से निकलने के लिए हमें बहुत बड़ा ब्लास्ट करना होगा। इसलिए अब मैडी और लेन सबमरीन से बाहर जाती है और वहाँ बॉम्ब सेट करके वापस आ जाती है। अब टेसा कहती है कि क्या तुम लोग को लगता है कि ये आइडिया काम करेगा, जिस पर मैडी कहती है कि लगता तो नहीं है, फिर भी हमें हार तो नहीं मानना चाहिए ना। और अब ये लोग बॉम्ब को ब्लास्ट कर देते हैं
उसके बाद इनका सबमरीन काफी जोर जोर से हिलने डुलने लगता है, जैसे कि ये लोग डूबने वाले हैं। इधर कैप्टन भी काफी कोशिश में लगा था सबमरीन को यहाँ से निकालने के लिए, और काफी मेहनत और कोशिश के बाद ये लोग इस जगह से निकल जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। अब पूरे 40 दिन बीत चुके थे, सारा दुनिया पानी में डूब चुका था। बाकी यही लोग बचे थे जो कि बड़े लोग थे और साइंटिस्ट थे, और अब समंदर शांत हो गया था। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं, और अब सभी लोग ऊपर आते हैं और इतना दिन के बाद सूरज को देखते हैं। टेसा कहती है कि वाकई ये खूबसूरत नज़ारा कितने दिनों बाद देखने को मिल रहा है। सूरज को निकलता देख इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें नया जीवन दान मिल गया है। अब कैप्टन के पास फ्रीमन का कॉल आता है। वो बच गया था और डेनवर आर्ग में था। वो बताता है कि टेसा और मैडी की फैमिली भी यहीं मेरे साथ है। ये बात सुनकर टेसा और मैडी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं, और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।